Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. And I am Ruchi Sharma. You are watching the weekly wrap. Virtual digital assets or VDAs were subject to conflicting narrative this week. Leading digital currencies such as Bitcoin, Ether, other made a repeated attempts at breaking free from the range-bound zone with little success. Several factors weighed on investor sentiment, including the Federal Reserve interest rate decision, employment survey amid earnings season. Conflicting narratives of a hawkish Fed and strong employment with sticky inflation are holding back breaking to new highs, while positioning in the USD is heavily skewed to the short side, the trading firm wrote. Bitcoin hovers around $29,000 level on renewed buying activity. The most popular coin was last trading 0.15% up at $29,215, and Ether is down 0.05% to $1,899. Meanwhile, the frog-themed Pepe coin is up almost 80% in the last 24 hours. However, experts are skeptical about sustaining power of the frog coin. Analysts say nobody can make sense of this market. There's both high selling pressure because of an uptick in exchange reserves, high Coinbase premium and a high Korean premium indicating a lot of buying pressure. तो यहाँ पे फेड ने जो है अपना जो रेट हाइक है वो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है, और अब देखें तो एक तरफ स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट डेटा है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हाई इन्फ्लेशन। अब दोनों को ही इसको जो है कर्ब करने के लिए ही फेड ने जो अपना रेट हाइक है वो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ बिटकॉइन देखें तो बिटकॉइन $29,000 पर ट्रेड कर रहा है, और एक और जो कॉइन है उसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है जो कि एक फ्रॉग थीम्ड मीम कॉइन है, पेपे। तो पेपे लास्ट 24 आवर्स में 80% ऊपर गया है, तो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक 75th जो लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है वो बन चुका है ये। एंड एक सोल्जर बॉय रैपर है, उन्होंने भी ये कहा है कि आई हैव बिकम रिच आफ्टर बाइंग पेपे कॉइन। तो अगर ओवरऑल बात करें मार्केट की तो यहाँ पर बाइंग प्रेशर भी है और सेलिंग प्रेशर भी है। बाइनेंस जो कि 71% डोमिनेंस होल्ड करता है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में, उसमें अब हमने देखा है कि 50,000 जो है वो रिजर्व्स में ऐड हुए हैं, तो वहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो जैसे कि हमने बताया कि कॉइनबेस के प्रीमियम्स और कोरियन एक्सचेंजेस के जो प्रीमियम है वो बढ़ गए हैं, वहाँ पे बाइंग प्रेशर आ रहा है। तो अब देखना ये होगा कि बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर में से कौन सा जो है सेंटिमेंट ज़्यादा डोमिनेंट होता है, और उस हिसाब से मार्केट सेंटिमेंट बढ़ेगा और उस हिसाब से हम बिटकॉइन में है या फिर बाकी करेंसीज में हम लोग मूवमेंट देखेंगे। सो मूविंग ऑन, CoinDCX, a cryptocurrency corporation, has released its proof of reserve report for the period January to March 2023. Several crypto exchanges are now publishing the report, which details the results of a third-party audit of a crypto company in an effort to enhance investor confidence. This has become even more critical after the demise of FTX last year. CoinDCX has reserves of 199.4 million USDT versus liabilities of 198.5 million USDT as of March 24th, 2023. According to the company's statement, reserves reflect cryptocurrencies held on partner exchanges such as Binance, Hobby and BitMEX, as well as wallets and related blockchains, whereas user responsibility represents individual users' crypto holdings. तो विशाखा, जब पिछले साल FTX का डिमाइस हुआ था तो सबसे बड़ी जो लूप होल देखा गया था वो ये देखा गया था कि FTX ने अपने ही FTT को टोकन्स को होल्ड किया गया था एज अ रिजर्व, जिसका कि ऑब्वियसली पूरी की पूरी कम्युनिटी ने, पूरी इंडस्ट्री ने जिसको कि एक तरह से कहा कि ये गलत है, ये डजंट होल्ड एनी बेसिस, आप अपने ही टोकन को कैसे एज अ रिजर्व होल्ड कर सकते हैं। तो उसके बाद पूरी इंडस्ट्री में ये एक मुद्दा उठा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आप इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को गेन कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स का जो पैसा भी है वो भी सेफ रहे। तो तब बात हुई कि प्रूफ ऑफ रिजर्व की, कि प्रूफ ऑफ रिजर्व में गोल्ड हो, BTC हो या USD हो, वो होना चाहिए, और जो भी आपके रिजर्व्स हों वो ओपन एंड ट्रांसपेरेंट होने चाहिए ताकि जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो देख पाएँ एंड उसमें कोई कहीं पे कुछ
ग्रे एरिया ना हो, कुछ छुपाया ना जाए। तो अब उसी चीज़ को फॉलो करते हुए बहुत सी जो एक्सचेंजेस है उसको फॉलो कर रही है प्रूफ ऑफ रिजर्व को। अब ये बात हो रही है कि CoinDCX जो है उसने अपने पूरा शेयर किया है अपने डेटा को कि मार्च तक उनके रिजर्व्स में कितने पैसे हैं, और हमने देखा जैसे कि उनकी लाइबिलिटीज़ कम है और रिजर्व ज़्यादा है, तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव सिचुएशन एज ऑफ नाउ। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये ऑडिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और CoinDCX ही नहीं, आई थिंक Coinbase और WazirX सभी जो अब एक्सचेंजेस हैं ये कोशिश भी कर रही हैं कि इनके प्रूफ ऑफ रिजर्व एक तरह से ट्रांसपेरेंसी रहे जो यूजर्स हैं और इनमें, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि FTX के बाद से एक बहुत एक डर था सभी जो इन्वेस्टर्स थे उनके मन में भी। तो अभी आई थिंक यूजर्स के जो कॉन्फिडेंस है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इट्स अ ग्रेट थिंग, एंड आई थिंक ये कंटिन्यू होना चाहिए। Moving on, WazirX, an Indian crypto exchange, and Taxnodes, an ITR filing platform, have partnered to make the crypto taxation process easier for investors. According to an official release with this partnership, Taxnodes will assist WazirX users in calculating and filing taxes on their investments, as well as keeping them informed of tax developments in the virtual digital asset industry. We are looking forward to embarking on a journey with WazirX. We believe that our solutions will help WazirX's customer base get the clarity on taxes levied on their investment. We think that our users will be able to leverage our plans to not only compute but also file their taxes, thereby enabling us to simplify the taxation journey of crypto investors in the country, Avinash Shekhar, founder and CEO, Taxnodes, said. तो जैसे कि हमने बात की कि FTX के डिमाइस के बाद आई थिंक ये बहुत ज़रूरी हो गया था इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है उसे बूस्ट करना। तो अब यहाँ पे WazirX आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि उसने Taxnodes जो कि एक ITR फाइलिंग प्लेटफॉर्म है उसके साथ में पार्टनरशिप की है, और जो Taxnode है वो असिस्ट करने वाला है जितने भी WazirX के यूजर्स हैं उन्हें कि किस तरीके से टैक्स फाइल कर सकते हैं, और इनफैक्ट ये भी बताएगा कि आने वाले टाइम में जितने भी रेगुलेशंस या जितने भी टैक्स से रिलेटेड जितनी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है उससे भी उन्हें गाइड करेगा तो कैसे कैसे फाइल करना है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव, ग्रेट थिंग। एक्चुअली जो इंडिया का क्रिप्टो करेंसी को लेकर टैक्सेशन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, 30% टैक्स भी है, 1% TDS भी है, आप अपने कैपिटल लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते, गिफ्ट्स पर भी टैक्सेस लगते हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि WazirX अपने इन्वेस्टर्स को और यूजर्स को मेजरली उन्हें ये चांस दे रहा है, हाँ, कि वो समझ पाए अच्छे से टैक्स। इससे ये भी होगा कि विशाखा जो हमेशा कहा जाता है कि टैक्स इवेजन हो रहा है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में, इसीलिए कहीं ना कहीं जो RBI है वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करता है क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर इसी तरह WazirX की तरफ बाकी भी एक्सचेंजेस जो कंपनीज हैं इंडिया में अगर वो भी इसे फॉलो करें कि अच्छी तरह से ITR फाइल हो, तो आई थिंक उससे भी पूरी इंडस्ट्री को एक अच्छा क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, ट्रस्ट फैक्टर्स के साथ क्लैरिटी भी मिल जाएगी सबको। So moving on, all attempts to resurrect the A-Link platform failed, and First Republic became yet another American bank to fail this year. The First Republic Bank has now been taken over by the California Department of Financial Protection and Innovation. The Californian financial regulator appointed the Federal Deposit Insurance Corporation as receiver, and JP Morgan's bid for the bank's asset was rejected. In a press release, the financial services firm confirmed the acquisition of all First Republic's deposits. These include approximately $173 billion in loans and $30 billion in securities, as well as the assumption of nearly $92 billion in deposits, $30 billion of which are large bank deposits. The latter will be repaid or eliminated during consolidation. As part of the deal, FDIC revealed that 84 offices of the First Republic in 8 states will reopen as branches of JP Morgan Chase Bank National Association. All depositors of the lender will become depositors of JP Morgan Chase Bank National Association and will have full access to all their deposits. The development comes a month after big banks, a consortium of 11 major US banks, injected $30 billion to stabilize First Republic. सो बेसिकली अभी इसी साल मतलब पिछले 2 महीने में हम कहेंगे जो बहुत ही मेजर बैंक क्राइसिस हुए, जहाँ पे हमने देखा कि सिलिकॉन वैली, सिल्वर गेट, सिग्नेचर बैंक, ये सब जो बैंक्स हैं वो कोलैप्स हुए। उसके बाद फर्स्ट रिपब्लिक बैंक भी कुछ ना कुछ उसी स्थिति में था, उसी पोजीशन में था, तो इसीलिए 11 बैंक्स ने, US बैंक्स ने उसमें $30 बिलियन भी इंजेक्ट किए उसे बचाने के लिए, लेकिन फिर भी वो जो है
कोलैप्स की कगार पर पहुंच गया। और यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने पहले बिड जो दी थी वो बिड तो रिजेक्ट हुई थी, लेकिन अब फाइनली जेपी मॉर्गन ने उसे एक्वायर कर लिया है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इस मूव के पीछे फेड का हाथ है। तो फेड कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट जो है उसको खराब नहीं करना चाहता है कि एक पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट बना रहे, इसीलिए बार बार फेड यही कह रहा है कि देयर आर नो ट्रेडिशनल बैंक, देयर आर नो बैंक क्राइसिस। तो इसीलिए उसे बचाने के लिए जो है ये कहीं ना कहीं फेड ने जेपी मॉर्गन के थ्रू ये डील करवाई है, ताकि अब जेपी मॉर्गन ने इसको अक्वायर कर लिया है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को, और अब जितने भी डिपॉजिटर्स रिपब्लिक बैंक के थे वो अब जेपी मॉर्गन के हो गए, और जो सारे लोन्स हैं वो सब अब फिलहाल जेपी मॉर्गन में ट्रांसफ़र हो गए। तो बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर हम 2008 से देखें तो 2008 से ये सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल या तो देखें कि जो बैंक लॉस, इसको जो लॉस हुआ है वो कोलैप्स ये 2008 से ही ये सबसे बड़ा है। तो जैसे कि आपने बात की जेपी मॉर्गन की, तो जेपी मॉर्गन को यहाँ पे देखा जाए तो फ़ायदा हुआ है, फेड इसके पीछे हो, लेकिन जेपी मॉर्गन यहाँ पे फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि जब 2008 में भी कुछ अमेरिकन बैंक्स थे जो वो कोलैप्स हुए थे, तो उसके बाद भी वहाँ पे भी जो डिपॉजिट्स थे वो या जो बाकी एसेट्स थे वो जेपी मॉर्गन के पास ही गए, और इस बार भी उसे $92 बिलियन डिपॉजिट मिले हैं, ऐसा कहना, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे फ़ायदा जेपी मॉर्गन का हो रहा है। The National Hockey League has announced the launch of NHL Blast, a metaverse experience on the global immersive platform Roblox. According to the NHL, the experience on NHL Blast will pit teams of 5 against one another in obstacle-filled environments, including one inspired by League's NHL Street initiative. NHL Blast will allow fans to interact with one another while also personalizing their characters with NHL club jerseys, Roblox usernames, and custom numbers. तो यहाँ पे आई थिंक नेशनल हॉकी लीग के जो फैंस हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि रोब्लॉक्स के साथ में जो NHL की टीम है उन्होंने कोलैबोरेट करके, और द गैंग एक जो मेटावर्स डेवलपमेंट कंपनी है, दोनों ने ही साथ में ये इनिशिएटिव लिया है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव, क्योंकि अभी गेमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, स्पेशली मेटावर्स गेमिंग, और रोब्लॉक्स तो है ही एक गेम के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो आई थिंक यहाँ पे दिस इज़ अ गुड मूव फॉर द हॉकी फैंस। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री वैसे भी ओवरऑल देखा जाए ना तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन रहता है, क्योंकि फ़ैन बेस्ड है, तो फैंस अपने अपने फेवरेट प्लेयर्स के लिए कुछ भी करते हैं, मर्चेंडाइज वहाँ पे बहुत सेल होती है, टिकट सेल होते हैं, द क्रेज इज़ डिफरेंट। तो उसी क्रेज को कहीं ना कहीं यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर मेटावर्स में, और मेटावर्स में वेरिएबल्स लेकर आओ, आप इसे टीम्स लेकर आओ, तो दैट फैन टोकन्स लेकर आओ। तो आई थिंक उसी चीज़ को भी फिलहाल रोब्लॉक्स जो है वो यूज़ कर रहा है। बिल्कुल। Moving on, Doodles is growing beyond its Ethereum profile picture roots to include fully customizable avatars. With the help of Pharrell Williams and Adidas, the launch of the Doodles 2 character builder within the Studio app for NFT holders today marks a significant step forward. Along with the release of the character builder, which allows Doodles NFT holders to customize their clothing and attributes for a full body avatar, Doodles has announced an upcoming airdrop for a Pharrell pack. The NFT pack includes digital apparel from musician Pharrell Williams and fashion brands with which he has either created or collaborated. Adidas, Human Made, Billionaire Boys Club, and Ice Cream are among the brands represented in the pack. Each pack includes digital wearables along with a token that can be redeemed for a single exclusive physical piece of apparel. तो NFTs को बहुत टाइम तक क्रिटिसाइज़ किया गया कि वो सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर्स होती हैं, उनका कोई काम नहीं होता है, उसके एक्चुअली कोई रियल वर्ल्ड वैल्यू नहीं है, ये नहीं है। तो इसीलिए NFTs में यूटिलिटीज़ अब जो है, क्योंकि दैट इज़ हाउ इट्स गोइंग टू गो फॉरवर्ड। जब तक किसी NFT के साथ यूटिलिटी होगी तो वो उसमें एक पर्पस होगा लोगों को खरीदने का, एक वैल्यू होगी और वैल्यू बढ़ेगी। तो अब डूडल्स भी पहले प्रोफाइल पिक्चर्स ही थी, लेकिन अब इट्स स्केलिंग अप नाउ। तो यहाँ पर फैरल विलियम्स के साथ वो ये पूरा जो एक पैक लेकर आ रहे हैं, जो कि फैरल पैक है, और उसमें अवतार्स हैं। लेकिन ये अवतार सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर्स नहीं है, इन अवतार्स के आप वेरिएबल्स जो हैं, डिजिटल वेरिएबल्स चेंज कर सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने एयर ड्रॉप्स भी ये दे रहे हैं, और साथ में ये भी है कि टोकन को आप रिप्लेस या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर अ फिजिकल अपैरल। सो गेटिंग एन अपैरल फिजिकल, वो भी किसी डिज़ाइनर का बना हुआ। तो आई थिंक दीज आर न्यू वेज ऑफ अट्रैक्टिंग न्यू यूजर्स एंड इंक्रीजिंग योर यूजर बेस एंड इंक्रीजिंग योर बिजनेस।
आई थिंक फैरल के साथ साथ यहाँ पे एडिडास, तो एडिडास की अगर हम बात करें, एडिडास पहले से ही वेब 3 में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा है ये ब्रांड, क्योंकि BOIC के साथ भी जुड़ा हुआ है जी क्योंकि डिसेंट्रलैंड फैशन वीक भी है होता है, और अभी सेकंड टाइम ये जो फैशन वीक हुआ उसमें भी एडिडास ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और आई थिंक ब्रांड्स आर रियली दे आर एम्ब्रेसिंग मेटावर्स एंड cashing it also. Moving on, storied auction house Sotheby's took its years-long embrace of Web3 a step further on Monday, launching a portal on its Sotheby's metaverse platform where secondary NFT artwork sales are conducted peer-to-peer and fully on-chain. The addition to Sotheby's metaverse platform, which initially went live in October 2021, features support for NFT artwork minted on Ethereum and scaling network Polygon, which Sotheby's described as the networks of choice for NFT creators and collectors in a statement. The secondary sales on Sotheby's metaverse are facilitated entirely through automated smart contracts, the auction house said, and allow collectors to pay for art and collectibles in Ethereum or Matic, the token native to Polygon, using their own self-hosted digital wallets. Sotheby's said its selection of artists for the secondary marketplace will change every few months. And for its initial wave of artists, collectors can list and make offers on NFTs from 13 creators that the auction house has deemed as leaders in digital art world, including Claire Silver, Sam Spratt, Tyler Hobbs and pseudonymous Xcopy. तो आई थिंक यहाँ पे Sotheby's ने पहले जो देखा जाए तो अपना मेटावर्स प्लेटफॉर्म जो उसने लॉन्च किया था अक्टूबर 2021 में, और अब आई थिंक एक तरफ ब्लर है, एक तरफ ओपन सी है, तो दोनों अपने अपने दोनों का अच्छा मार्केट प्लेस तो अभी बन ही गया है, और लेकिन अब बीच में जो ये डिवीज़न आया है Sotheby's का, आई थिंक इसके बाद ये Sotheby's के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि जो आर्टिस्ट होंगे वो एवरी मंथ यहाँ पे चेंज होंगे, और नए नए आर्टिस्ट जो है वो होंगे इस मार्केट प्लेस पे, और Sotheby's के जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो ही हैंड पिक करेंगे इन आर्टिस्ट को, दैट इज ऑल्सो बिग थिंग। तो Sotheby's एक बहुत पुराना, लाइक सदियों पुराना, दशकों पुराना एक ऑक्शन हाउस है जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी एग्जिबिशंस होती हैं, यू नो, इट्स रियली उनका बहुत ट्रस्टेड और रिनाउंड नेम है जब आर्ट की बात करते हैं Sotheby's की, और वो मेटावर्स में आया एक बड़ी बात है, क्योंकि हम ट्रेडिशनल जो आर्ट लवर्स हम देखते हैं, दे लाइक टू गो टू ट्रेडिशनल आर्ट गैलरीज एंड गो टू एग्जिबिशंस, बट नहीं, जब वो ट्रेडिशनल आर्ट जब ऑनलाइन आ रहा है या फिर कहूँ डिजिटल स्पेस में आ रहा है, Web3 में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि शायद ट्रेडिशनल आर्ट को लगेगा कि, या आर्टिस्ट को लगेगा कि यू नो ये थ्रेट है, लेकिन मैंने बहुत से आर्टिस्ट से भी बात की, दे आर ऑल्सो टेकिंग इट एज अ वेरी गुड मूव, कि जब आप ट्रेडिशनल आर्ट गैलरी से निकलकर आप मेटावर्स में आते हैं तो आपकी ऑडियंस बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा लोग, आपको कहाँ एक एग्जीबिशन में कितने लोग ही आ सकते हैं, चंद आप मे बी 400, 500,000, पर यहाँ इट इज ओपन टू द ग्लोब, सो मेनी ग्लोबल लेवल। हाँ, सो दे आर ऑल्सो टेकिंग इट वेरी पॉजिटिवली। आई थिंक Sotheby's भी अब अपने आप को ट्रेडिशनल आर्ट से निकलकर Web3 को एम्ब्रेस कर रहा है, तो जहाँ मेटावर्स में भी आ गया है, अपने NFT मार्केट प्लेस भी लेकर आए हैं, और जैसे कि हमने बताया कि उनका जो आर्ट वर्क है वो पॉलीगॉन और इथीरियम दोनों पे हो, तो आप मैटिक में, इथीरियम में आप पे कर सकते हैं, अपने इनके वॉलेट्स होंगे, अपने आप जो रोटेशन भी होता रहेगा आर्टिस्ट का, खुद ये आर्टिस्ट सेलेक्ट करेंगे, तो आई थिंक एक अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने, जहाँ ओपन सी और ब्लर अभी भी प्रोफाइल पिक्चर उसमें उस वाले जोन में है, उस टाइप की NFTs को एम्ब्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ Sotheby's कुछ ओरिजिनल आर्ट लेकर आएगा, तो एक अच्छा कंपटीशन यहाँ देखने को आई थिंक मिलेगा। Cathie Wood's ARK Invest purchased stock in crypto exchange Coinbase for the second consecutive day, buying roughly $7.5 million of shares. Yesterday, ARK's Innovation Exchange Traded Fund added 112,949 shares worth nearly $5.8 million at current prices. At the same time, the American investment management firm's Next Generation Internet ETF added 20,313 shares worth more than $1 million, while its FinTech Innovation ETF added 13,875 shares worth over $712,000. Information regarding the purchases comes by way of a trade notification shared today. Only the day before, ARK Investment purchased roughly $8.4 million in Coinbase stocks. The firm had then added 129,604 Coinbase shares to its innovation ETF. It had also added 23,456 shares to its next generation internet ETF and 15,809 shares to its fintech innovation ETF. Cathie Woods हम देखते हैं कि वो एक ऐसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, यू नो, शी काइंड ऑफ शी इज़ अ वेल,
तो ये कैथी वुड्स जो हैं वो अभी फिलहाल उनका बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं इंक्लिनेशन कहीं ना कहीं कॉइनबेस की तरफ है। कॉइनबेस के बहुत सारे वो शेयर्स ले रही हैं। उसका पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कॉइनबेस इकलौता रेगुलेटेड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो इसीलिए जो है वो इंटरेस्ट हम देख रहे हैं कैथी वुड्स का या आर्क इन्वेस्टमेंट का उसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर SEC भी अभी फिलहाल कॉइनबेस के काफ़ी पीछे पड़ा हुआ है, कॉइनबेस को अपने शिकंजे में लेना चाहता है। लेकिन यहाँ पे कॉइनबेस के CEO जो हैं उन्होंने भी बहुत क्लियर कर दिया कि SEC अगर अपने रेगुलेशंस में क्लैरिटी नहीं लेकर आएगा तो वो US को छोड़कर कहीं और से किसी और जगह से ऑपरेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और इसीलिए उन्होंने बहामास में जो है लाइसेंस भी उन्होंने ले लिया है। तो अगर ज़्यादा प्रेशर बनता है SEC की तरफ से तो वो शायद हो सकता है कि जहाँ पर पहले FTX का ऑपरेट कर रहा था बहामा से, वहीं से अब फिलहाल हो सकता है कि कॉइनबेस भी वहाँ से ऑपरेट करे। और इसीलिए हम तो जानते हैं कि जो उनके CEO हैं ब्रायन आर्मस्ट्रांग, उन्होंने पूरी की पूरी मुहिम छिड़ी हुई है SEC के खिलाफ। उन्होंने लॉसूट फाइल कर दिया है, उन्होंने स्टैंड बाय क्रिप्टो करके NFTs लेकर आए हैं और पूरी कम्युनिटी को एकजुट कर रहे हैं कि हर कोई एक साथ मिलकर रेगुलेशंस की मांग भी करे और रेगुलेशंस में क्लैरिटी की मांग भी करें। बिल्कुल। तो फिलहाल तुम देखिए एक बड़ी मूवमेंट यहाँ चली रही है। बिल्कुल, तो सही कहा आपने, क्योंकि आर्क इन्वेस्ट ने पहले दिन देखे तो $8.5 मिलियन के स्टॉक खरीद लिए और फिर अब दूसरी बार ये जो खरीदे $7.4 मिलियन, तो आई थिंक इट्स ह्यूज अमाउंट एंड ज़्यादा इंटरेस्ट है कैथी वुड्स का थोड़ा कॉइनबेस में जी। So that's all in this segment of the weekly wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV and have a great weekend.